हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं और लेंगे एल्गी। ठीक है, तो देखो एल्गी को टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से थैलोफाइटा में फंगस के साथ में पुट किया गया था। बाद में फंगस को तो एक अलग किंगडम में ही पुट कर दिया गया। तो फिर अब थैलोफाइटा में पीछे सिर्फ क्या बचता है, एल्गी बचता है। एल्गी में कैसे प्लांट मेंबर को रखा जाता है उसके लिए अपनी एनसीईआरटी लिखती है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। मतलब एल्गी ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें क्लोरोफिल होता है। वो तो ऑलमोस्ट सारे क्या होंगे, प्लांट किंगडम के मेंबर में होंगे। साथ में उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल और थैलोइड होता है। सिंपल थैलोइड का मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होते, ना ही रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन होता है। ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन ना हो, पता ही ना चले कि कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीफ है, उसे अपन थैलस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होंगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जनरली ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और दोनों तरह के वाटर में, बोले तो मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में, दोनों ही तरह के वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके अपन इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे पॉइंट वाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अपन हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है वो एल्गी का हैबिटेट कैसा होगा। जनरली एल्गी जो होती है एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है। और एक्वेटिक हैबिटेट दोनों तरह के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर भी दो तरह का हो सकता है, ठहरा हुआ पानी और फ्लो करता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। तो फ्लो करता हुआ पानी क्या कहलाएगा, फ्लोइंग वाटर। और ठहरा हुआ पानी जो एक जगह रुका होगा जैसे पॉन्ड में होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, स्टेगनेट वाटर कहेंगे। ठीक है, और मरीन वाटर में भी एल्गी जो होती है वो होती है। इसके अलावा मेनली तो एक्वेटिक है ही है, इसके अलावा कुछ और एनवायरमेंट में भी एल्गी होती है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड, जो गिल्ली लकड़ी होती है, या फिर स्टोन जो होता है, या सॉइल जो होती है जिसमें हल्की हल्की मॉइस्चर होती है, उसके ऊपर एल्गी हो सकती है। क्योंकि एल्गी को सरवाइव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। यही वजह है कि स्टोन, सॉइल और वुड पे ये रहती है, लेकिन कैसे स्टोन, वुड और सॉइल पे जो मॉइस्ट हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ एसोसिएशन के फॉर्म में भी एल्गी सरवाइव करती है। जैसे कि एक अपन ने चैप्टर नंबर 2 में किया था लाइकन। लाइकन क्या था, फंगस और एल्गी का क्या था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। तो एल्गी लाइकन के फॉर्म में भी होती है। और एल्गी जो होती है वो एनिमल्स के ऊपर भी पाई जा सकती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्लोथ बियर। अपनी बुक में लिखा हुआ है स्लोथ बियर के ऊपर एल्गी होती है। तो ये कुछ हैबिटाट है जहां पर एल्गी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेकंड लेते हैं स्ट्रक्चर। तो देखो एल्गी का अपन देख चुके हैं कि एल्गी का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड होता है, मतलब रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता, और उसमें क्लोरोफिल होता है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि एल्गी की जो साइज है वो काफी वेरी करेगी, और फॉर्म्स मतलब किस तरीके से एल्गी दिखती है बाहर से, वो भी वेरी करेगी। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो पहले एल्गी जो होती है यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। देखो यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, प्लांट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसकी वजह से एल्गी भी कैसी होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ एल्गी जो होती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर। और इसमें आपको दो मेंबर याद रखने हैं। अगर आपको यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल पूछे जाए तो आपको दो मेंबर याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास और एक क्या रखेंगे, क्लोरेला। ठीक है, एक तो क्या रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास, और एक क्या रखेंगे, क्लोरेला। अब एल्गी जो होती है मल्टी सेलुलर भी होती है। देखो एक तो ये फॉर्म में डिफरेंशिएशन हो गया, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। फिर मल्टी सेलुलर में भी वो अलग अलग तरह की होगी। ऐसा हो सकता है कि एल्गी की बहुत सारी सेल हो, ठीक है, और वो एक साथ रहे और उसके चारों तरफ एक कवरिंग हो जाए, कॉलोनी के फॉर्म में रहे। ऐसा होता है वॉलवॉक्स में। और ऐसा भी हो सकता है कि एल्गी की जो सेल्स है वो ऐसे इस तरीके से अरेंज होकर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना ले, इसे कहेंगे फिलामेंटस एल्गी। तो एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है। सबके एग्जांपल याद रखने, यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल याद रखना, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और मल्टी सेलुलर कॉलोनियल जो एल्गी है उसका एग्जांपल याद रखना है, वॉलवॉक्स। अब एक और चीज,
ये तो हुआ अपने फॉर्म्स के बारे में। साइज भी एल्गी की जो होती है काफी वेरी करती है। देखो आप यूनिसेलुलर एल्गी को लेंगे तो यूनिसेलुलर एल्गी मतलब एक सेल की एल्गी, और एक सेल की एल्गी तो आप सब जानते हैं कि नेकेड आई से दिखती ही नहीं है, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब एल्गी माइक्रोस्कोपिक भी होती है। और अपनी बुक कहती है कि मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेती है, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है कैल्प्स। कैल्प्स बेसिकली ब्राउन एल्गी होगी, अभी अपन एल्गी का क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें देखेंगे। तो वो एक तरह की ब्राउन एल्गी होती है और बहुत बड़ी फैल जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी साइज की हो जाती है। तो एल्गी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक से मैसिव प्लांट बॉडी तक हो सकती है। तो इस तरीके से एल्गी की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है, अलग अलग साइज हो सकती है और काफी वेराइटी होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं एल्गी के बारे में, जो कि है वेस्कुलर सिस्टम। तो एल्गी जो होती है उसमें वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ना तो वाटर कंडक्टिंग जाइलम होता है, ना फूड कंडक्टिंग फ्लोएम होता है। तो एल्गी जो होगी उसमें वेस्कुलर सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है एल्गी का न्यूट्रिशन। एल्गी में देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से एल्गी ऑटोट्रोपिक होती है। और ऑटोट्रोपिक में भी कैसी होती है, फोटो ऑटोट्रॉप होती है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस करती है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती है, मतलब ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। नेक्स्ट है सेल वॉल। देखो एल्गी एक तरह की प्लांट है और प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो एल्गी की भी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। लेकिन साथ ही में एल्गी की सेल वॉल में वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं और एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसे एकदम ड्राई होने से बचाते हैं। ऐसे सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, पेक्टोज हो सकता है, एल्जीन हो सकता है और कैराजीन हो सकता है, काराजीन हो सकता है, इसे ये भी रीड कर सकते हैं। पेक्टोज होता है ग्रीन एल्गी में, एल्जीन जो होता है वो होता है ब्राउन एल्गी में, और काराजीन जो होता है वो किसके अंदर होता है, रेड एल्गी में, ठीक है। जब एल्गी का क्लासिफिकेशन करेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि एल्गी 3 तरह की होती है, तो अलग अलग एल्गी में अलग अलग वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिगमेंट। जहां तक पिगमेंट की बारी आती है तो एल्गी में क्लोरोफिल होता है, ए बी सी डी। अब सारे एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग एल्गी में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स होता है और जेंथोफिल होता है। और कुछ एल्गी में जेंथोफिल अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में होता है, ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है, और फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी में होगा क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट है। यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो कि है एल्गी का रिप्रोडक्शन। अब एल्गी जो है रिप्रोडक्शन तीनों मोड से करती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो एक चीज यहां पर मैं अभी क्लियर कर देता हूं, अपनी बुक में जो ये वेजिटेटिव का ये एग्जांपल लिखा हुआ बाय फ्रेगमेंटेशन, ये एसेक्सुअल में भी पढ़ाया जाता है। अपनी बुक में यहां पर इस चैप्टर में वेजिटेटिव में लिखा हुआ है तो अपन उसे वेजिटेटिव में स्टडी कर लेते हैं। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जनरल बॉडी का पार्ट जो होता है उससे रिप्रोडक्शन होता है। एल्गी जो होती है अगर वो टूट जाए, उसकी जो पेरेंट बॉडी है उसके टुकड़े हो जाए, तो हर टुकड़े से नई एल्गी बन सकती है। और ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एक चीज मैं यहाँ क्लियर करता जाता हूं कि कुछ एल्गी जो होती है यूनिसेलुलर भी होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। इनमें रिप्रोडक्शन का मेथड जो होता है वो बाइनरी फिजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है। तो ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला तो यूनिसेलुलर ही है, तो उनमें हो जाएगा। और जो मल्टी सेलुलर एल्गी है उसमें बाइनरी फिजन तो होगा नहीं, फ्रेगमेंटेशन से वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन की, जिसमें गैमेट नहीं बनते, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। तो एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। एक जो होगी क्या होगी, मदर सेल होगी, किसी एक सेल के अंदर स्पोर बनेंगे। तो पहली चीज तो ध्यान देने की बात यह है कि स्पोर जो है किसी सेल के अंदर बन रहा है, इसलिए जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बन रहे ये सारे एंडोस्पोर है, अंदर की तरफ बनने वाले स्पोर है, ठीक है। और इसे कहेंगे स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम, ठीक है। मदर सेल भी कह सकते हैं, स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। अब ये स्पोरेंजियम अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि ये पहला केस, इसमें ये जो मदर सेल है इसके अंदर जो स्पोर बन रहे हैं उस पर फ्लैजिला है, और फ्लैजिला है तो ये मूव कर सकते हैं। ऐसे स्पोर को कहते हैं जू स्पोर। और अपनी बुक कहती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली किससे होता है, जू स्पोर से होता है।
जब ब्राउन एल्गी करेंगे तो उसमें भी जू स्पोर से होगा, ग्रीन एल्गी करेंगे तो उसमें भी जू स्पोर से होगा। हालांकि उसमें और मोड भी होंगे, जो अपने नॉन मोटाइल स्पोर होंगे वो वाला मोड भी होगा, लेकिन ग्रीन और ब्राउन एल्गी में मेनली क्या होता है, जू स्पोर से रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो रेड एल्गी होती है उसमें जनरली क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं, जो मूव नहीं कर पाते खुद, वो पानी के साथ फ्लोट करेंगे, अपनी खुद स्विम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप। अब जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है वो तीन तरह के हो सकते हैं, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनिड्स। सबसे पहले लेते हैं अपन एप्लेनोस्पोर। ये मदर सेल थी, इसके अंदर स्पोर बने और ये स्पोर सारे पे फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल हो गए, ऐसे को क्या कहेंगे, एप्लेनोस्पोर। कोई तकलीफ नहीं। तो ये दो भाई साहब क्या है, हिप्नोस्पोर क्या और एकाइनिड्स क्या है। देखो हिप्नोस्पोर जो होता है वो मदर सेल के अंदर ही बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे और इनकी वॉल आप इससे कंपेयर करके देख पा रहे होंगे, थिक वॉल होती है। कैसी होती है, थिक वॉल। तो अगर मदर सेल के अंदर थिक वॉल्ड जो नॉन मोटाइल बनते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, हिप्नोस्पोर, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और उसे बचाने में भी हेल्प करेंगे। एक होता है एकाइनिड्स, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ये भी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें जो होता है एकाइनिड्स में, ये मान लो मदर सेल है तो ये मदर सेल की ही बाउंड्री जो होगी वो कैसी हो जाएगी, थिकनिंग शो करने लगेगी। ठीक है, यही थिकनिंग शो करेगी और ये पूरा ही एक स्पोर की तरह बिहेव करेगा, नॉन मोटाइल स्पोर होगा, इसे कहते हैं एकाइनिड्स। तो एकाइनिड्स और हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जो स्पोर, एप्लेनोस्पोर जो होता है जनरली फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जो स्पोर होता है मेनली मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो ग्रीन और ब्राउन एल्गी में होता है, और जो नॉन मोटाइल वाला है वो जनरली किस में होता है, रेड एल्गी में होता है। ग्रीन और ब्राउन में नॉन मोटाइल वाले भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, जिसमें गैमेट बनेंगे, दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे, गैमेटिक फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ मेथड गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है, जाइगोट बनेगा, उसे अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां पर एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होंगे। अब क्योंकि ये एक सेल के ही हैं तो इन्हें सेक्स ऑर्गन कहने की बजाय सेक्स सेल कहेंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स सेल कह सकते हैं। ठीक है, जैकेट नहीं होगे इनके ऊपर। एक और चीज, मेल सेक्स सेल जो है या मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन सा होगा, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स सेल जो है उसे क्या कहेंगे, ऊगोनियम। तो जनरली एल्गी में यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं, लेकिन कारा जो है ये एक तरह की एल्गी है, और कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, और इसमें मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है। 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में इसकी डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, तो जनरली एल्गी में कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन कारा में मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो एल्गी की जो मेन पेरेंट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, और उसके अंदर क्या बनते हैं, गैमेटेंजियम बनते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, सेक्स सेल है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, या फिर इस केस में, कारा के केस में, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम भी कह सकते हैं। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट बनेंगे, ऊगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। फिर ये जो गैमेट है इनके अंदर क्या होगा, फ्यूजन। अब यहां तक देखो, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वो थी, कैसी थी, हैप्लॉइड। फिर गैमेटेंजियम और ये सेक्स ऑर्गन या सेल जो है ये भी कैसी है, हैप्लॉइड है। मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। लेकिन जब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, और वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। एक और चीज, जनरली जब हायर ऑर्गेनिज्म कराए जाते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस से होता है। जैसे ह्यूमन करवाएंगे तो गैमेट फॉर्मेशन उनमें किससे होता है, मियोसिस से। लेकिन यहां पर एल्गी के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है। मियोसिस से तो क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने के काम आता है।
ये जो मेन पेरेंट बॉडी है और जो एंथ्रीडियम और oogoनियम है वो ऑलरेडी कैसी है, हैप्लॉइड, तो उसमें माइटोसिस से मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, फिर इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एक पॉइंट याद रखें, एल्गी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और एल्गी में ये जो जाइगोट होगा इसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा। जनरली जाइगोट आगे माइटोसिस से डिवाइड करता है, लेकिन एल्गी के केस में जाइगोट में मियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड, और मेन पेरेंट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड, तो यहाँ मियोसिस होगा और फिर उससे क्या बनेगा, मेन पेरेंट बॉडी बनेगी, ठीक है। और ये पूरे लाइफ साइकिल में हर स्ट्रक्चर देखो, ज्यादातर स्ट्रक्चर कैसे है, हैप्लॉइड, इवन मेन पेरेंट बॉडी भी कैसी है, हैप्लॉइड, सिर्फ एक जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। यही वजह ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेजेस कैसी थी, हैप्लॉइड, और मेन पेरेंट बॉडी भी कैसी थी, हैप्लॉइड थी। अब एक और चीज, यहां जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो इसे कहते हैं सिनगेमी। ये सिनगेमी कैसे गैमेट के बीच में हो रही है, इसके बेसिस पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी अपन 3 टाइप का कह सकते हैं। वैसे इसको ऐसे कहना चाहिए कि सिनगेमी कितने तरह की होती है, 3 तरह की, मतलब गैमेट का फ्यूजन जो हो रहा है वो 3 तरीके का हो सकता है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और ooगेमी या ooगेमस, ठीक है। इसे अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। पहला है आइसोगेमस। आइसोगेमस वो सिनगेमी होगी जब फ्यूज होने वाले दोनों गैमेट आइडेंटिकल, मतलब शेप, साइज, हर चीज में एक जैसे होने चाहिए। जैसे ये दोनों और ये दोनों एक जैसी साइज के हैं, दोनों पे फ्लैजिला है, ये दोनों भी एक जैसी साइज के हैं और दोनों पे फ्लैजिला नहीं है, तो एकदम आइडेंटिकल होंगे। और आइडेंटिकल होने की वजह से इनमें मेल और फीमेल नहीं कह पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। एक और चीज, जो ये गैमेट आइडेंटिकल होंगे और इनका फ्यूजन जो है ooगोनियम के बाहर होता है, मतलब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था उसके बाहर वाटर के अंदर होगा। एक्स सिटू फर्टिलाइजेशन इन वाटर, मतलब बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस। इसमें से अपनी बुक में जहां ये टॉपिक दे रखा है वहां पर ये 2 दे रखा है, हालांकि आप ये भी लर्न करना। यूलोथ्रिक्स जो है उसमें आइडेंटिकल तो होते हैं, साथ में मोटाइल, मतलब ऊपर वाला केस होता है। और स्पाइरोगायरा में आइडेंटिकल होंगे और कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, मतलब ये वाला केस होगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ऐसे आइसोगेमी का एग्जांपल लिखो जिसमें नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं तो स्पाइरोगायरा, और ऐसी आइसोगेमी लिखो जिसमें मोटाइल गैमेट होते हैं तो यूलोथ्रिक्स। अदर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस भी होते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ये आइसोगेमी में। तो फिर आते हैं एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी में जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होंगे। जैसे कि ये एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। जनरली एनआइसोगेमी में या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब दोनों मोटाइल होंगे, या दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन आइडेंटिकल तो होंगे पर जो इनका फ्यूजन होगा वो आउटसाइड ooगोनियम, ये भी कहां होगा, ooगोनियम के बाहर, मतलब वाटर के कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। वहां तक ये दोनों गैमेट जाएंगे कैसे, इसमें भी और इसमें भी। अगर फ्लैजिला है तो खुद स्विम करके जाएंगे, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो वाटर करंट के साथ बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो है ooगेमस। ooगेमस में भी नॉन आइडेंटिकल गैमेट होते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा और स्टैटिक होगा ooगोनियम में, मतलब फीमेल गैमेट ooगोनियम के बाहर ही नहीं आएगा, लार्ज होगा, नॉन मोटाइल भी होगा। यहां पर मैं लिखना भूल गया, वैसे स्टैटिक का मतलब नॉन मोटाइल ही होता है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, वो ooगोनियम के अंदर ही रहेगा। मेल गैमेट जो है वो स्मॉल होता है, जनरली मोटाइल होता है, मतलब वो मूव कर सकता है, लेकिन कुछ केस में वो नॉन मोटाइल भी होता है। हालांकि अपनी बुक यहां पर लिखती है कि ये कैसे होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, लेकिन अपनी बुक में जब रेड एल्गी पढ़ाई जाएगी तो वहां पे लिखेंगे कि वहां पे मोटाइल स्ट्रक्चर होते ही नहीं, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर भी मेल गैमेट, वहां पर ooगेमस टाइप का है, और ooगेमस में मेल गैमेट तो मोटाइल कर नहीं सकता क्योंकि वहां तो मोटाइल स्ट्रक्चर ही नहीं होते। तो देखो जनरली जो होते हैं ooगेमस में मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल और स्मॉल होते हैं,
लेकिन कुछ केस में स्मॉल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ऐसे केस में वो वाटर करंट के साथ मतलब मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे oogamous कहते हैं। इसमें मेल गैमेट या तो खुद स्विम करके या वाटर करंट के साथ फीमेल गैमेट तक oogoनियम के अंदर जाएगा। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो oogoनियम के अंदर होगा। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इसमें और इसमें। देखो इसमें जो फ्यूजन होता है वो आउटसाइड oogoनियम है, इसमें क्या होता है oogoनियम के अंदर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है मेल और फीमेल गैमेट कैसे भी अलग अलग दिखने चाहिए। यहां पर फिक्स है कि फीमेल गैमेट हमेशा लार्ज, नॉन मोटाइल और oogoनियम के अंदर ही होना चाहिए। मैन तो oogoनियम के अंदर होना चाहिए। मेल गैमेट जो है वो स्मॉल और जनरली मोटाइल होता है, कुछ केस में स्मॉल और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ये अपनी क्या कहलाती है, oogamous। और ये किस किस में होते हैं, वॉलवॉक्स में होता है, फ्यूकस में होता है, रेड एल्गी में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। एक और चीज, यहां पर भी मैंने लिखा क्लेमाइडोमोनास, यहां पर भी मैंने लिखा क्लेमाइडोमोनास, यहां पर भी मैंने लिखा क्लेमाइडोमोनास। देखो ये जो नाम लिखे जाते हैं उसका फर्स्ट वर्ड तो जीनस को शो करता है। तो क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज, कुछ स्पीसीज आइसोगैमस होती है, कुछ एनाइसोगैमस होती है और कुछ oogamous होती है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास जीनस में ये तीनों होते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, आइसोगैमस में आइडेंटिकल गैमेट्स, या तो दोनों फ्लैजिलेट या दोनों नॉन फ्लैजिलेट, ठीक है। एनाइसोगैमस में नॉन आइडेंटिकल होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा होता है, दोनों फ्लैजिलेट या दोनों नॉन फ्लैजिलेट हो सकते हैं। जनरली छोटा वाला जो होगा वो ज्यादा मतलब मूव करता है, इसलिए जनरली छोटे वाले को क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। oogamous जो होता है उसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा और हमेशा oogoनियम में जहां बना है वहीं रहेगा, वेट करेगा, वहां मेल गैमेट आएगा, ठीक है। इन दोनों में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो वाटर में हो रहा है oogoनियम के बाद, इसमें oogoनियम के अंदर हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे प्रिमेटिव तरीका है कि दो गैमेट में पता ही नहीं चले कि मेल और फीमेल कौन सा है। तो आइसोगैमस सबसे प्रिमेटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। उससे थोड़ा डेवलप होता है एनाइसोगैमस और सबसे ज्यादा डेवलप होता है oogamous। इवन अपने ह्यूमन का भी अगर रिप्रोडक्शन को कंपेयर करें तो वो लगभग लगभग oogamous जैसा है। फीमेल गैमेट जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ही वेट करती, मेल गैमेट वहां तक मूव करता हुआ जाता है। तो सबसे एडवांस कौन सा होता है, oogamous, फिर एनाइसोगैमस और फिर आइसोगैमस। और क्लेमाइडोमोनास जीनस अकेले में ही ये तीनों होते हैं, कुछ स्पीसीज में ये, कुछ स्पीसीज में ये, कुछ स्पीसीज में ये। तो अगर आपको पूछे कि कौन सा जीनस अच्छा रहेगा स्टडी के लिए तो क्लेमाइडोमोनास, कंप्लीट इवोल्यूशनरी स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बारे में, एल्गी के बारे में। अब देखो अपन ने बुक में एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी दे रखी है, मतलब एल्गी से अपन को क्या क्या फायदा है वो दे रखे हैं, अपन वो करते हैं, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एल्गी का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो देखो फर्स्ट इंपोर्टेंस है एल्गी की कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक है, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के साथ साथ वो क्या है, ऑक्सीजेनिक भी है, मतलब फूड भी बना रही है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रही है। इस वजह से अपनी बुक कहती है, एक तो ये फोटोसिंथेसिस तो करती है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और H2O से फूड बनाया जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं। और अपनी बुक में लिखा हुआ है कि लगभग हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी करती है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। दूसरा, ये क्या करती है, जब CO2 फिक्सेशन करेगी बोले तो फोटोसिंथेसिस करेगी तो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाएगी, O2। और एल्गी होती कहां पर है, एक्वेटिक सिस्टम में। यही वजह है कि एल्गी जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट को क्या करती है, इंक्रीज करती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये जो होता है एक्वेटिक सिस्टम जो है उसमें जितने भी फूड साइकिल चलते हैं, फूड चेन्स चलती है, उसमें मेन जो अपने फूड बनाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन होता है, एल्गी होता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ऑल फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स या ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एल्गी, कुछ एल्गी जो होती है उसे फोडर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, फूड के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखने, अगर आपको पूछे इडिबल एल्गी के एग्जांपल बताओ तो एक तो ये है, एक यहां पर और आएगी, क्लोरेला भी आएगी, ठीक है। एक प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलाइड।
हाइड्रोक्लोराइड कहां से लाएंगे? देखो मैंने क्या बोला था, एल्गी की सेल वॉल में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं और वही हाइड्रोक्लोराइड कहलाते हैं। तो अपन एल्जीन और काराजीन ये दो सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। एल्जीन कहां से लेंगे? ब्राउन एल्गी से, और काराजीन कहां से लेंगे? रेड एल्गी से। और प्रोडक्शन ऑफ एगार, देखो एगार एगार करके एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आप केमिस्ट्री में भी इसका नाम सुनेंगे, बायो में तो बहुत सुनेंगे। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, कल्चर मीडियम बनाएंगे, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो एगार करके एक सब्सटेंस होता है और वो एगार जो होता है वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी होती है, इससे ऑब्टेन किया जाता है और इसका यूज करते हैं आइसक्रीम जेलीज बनाने में किया जाता है। और माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए कल्चर मीडियम के फॉर्म में टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन जब करते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एगार एगार का इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी कुछ जगह पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरेला। क्लोरेला के बारे में अपने बुक में लिखा हुआ है कि प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है और स्पेस ट्रेवलर इसे क्या करते हैं? फूड के फॉर्म में यूज करने के लिए अपने साथ में ले जाते हैं। एक और चीज, क्लोरेला जो है वो सिंगल सेल की है और प्लांट भी है। तो अगर आपको प्लांट पे कोई प्रोसीजर की स्टडी करनी है, जैसे फोटोसिंथेसिस की स्टडी करनी है, तो सबसे अच्छा क्या होगा? आप क्लोरेला पे करें, आसानी से कर पाएंगे, कम जगह ऑक्यूपाई करेगी। तो ये स्टडी के लिए भी यूज की जाती है। तो ये सारे अपने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इसमें देखो एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीजें जितनी बुक में लिखी हुई है काफी है, इवन नीट तक के लिए। ठीक है, तो आप इन्हीं को ही अच्छे से लर्न करें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अपने एल्गी का क्लासिफिकेशन, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूं कि देखो एल्गी जो होती है उसमें कौन सा पिगमेंट है, उसके बेसिस पे एल्गी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा पिगमेंट है जिससे ग्रीन कलर की अपीयरेंस आती है तो उसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्लोरोफाइसी। अगर ब्राउन है तो ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। रेड एल्गी, रोडोफाइसी। अब इनमें पिगमेंट के अलावा और क्या क्या डिफरेंशिएशन है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के अंदर करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आज की वीडियो की अच्छे से स्टडी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।